नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। सदन में आज भी चर्चा हुई और आज बजट पास हो चुका है। 6.25 लाख करोड़ रुपए का ये बजट आज सदन में पास हो चुका है। सीएम योगी ने एक बड़ी घोषणा भी की है। विधायक निधि बढ़ाने का सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। 5 करोड़ करने की घोषणा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पहले ये विधायक निधि 3 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन इस साल जब आज बजट पास किया गया तो एक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है विधायक निधि 5 करोड़ करने का, यानी कि 3 करोड़ के बजाय अब विधायक निधि 5 करोड़ हुआ करेगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बजट सत्र के आखिरी और 8वें दिन सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश करने पहुंचे। उन्होंने इस बीच कहा कि कोरोना काल में सरकार की दूरदर्शिता का दूरगामी परिणाम निकला है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, राहुल देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और अखिलेश प्रदेश के बाहर प्रदेश की बुराई करते हैं। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा है। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी भी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सबने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी चौथी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है महोदय। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग। और यूपी में 11 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया है।
राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश की 11 राज्यसभा की सीटों में से 8 पर बीजेपी और 3 पर सपा का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और वाराणसी से खबर, ज्ञानवापी सर्वे केस में वीडियो का मामला, जिला जज ने लिफाफा लेने से इनकार कर दिया। दरअसल वादी महिलाएं कोर्ट में सील बंद लिफाफा लेकर पहुंची थी सरेंडर करने। मुस्लिम पक्ष ने वीडियो लीक मामले में कार्रवाई की मांग की है। जिला जज ने कहा 4 जुलाई को ही वीडियो लीक से संबंधित मामले पर फैसला भी होगा। तो अब 4 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो वीडियो लीक से संबंधित मामले पर फैसला भी होगा। लेकिन इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का जो वीडियो लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा था, तो आज चारों वादी महिलाओं ने अपना सील बंद लिफाफा कोर्ट में जब सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन जिला जज ने इसे वापस कर दिया। और वाराणसी से हमारे संवाददाता रामसुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामसुंदर, आज जिला जज ने सील बंद लिफाफे को लेने से मना कर दिया है, अब आगे क्या होगा, क्या कुछ अपडेट रही आज की? देखिए, ये मामला काफी गंभीर होता चला जा रहा है लगातार। यह देखने में है क्योंकि जिस प्रकार से कल वीडियो नेशनल मीडिया के चैनलों पर पब्लिश हुई, उसके बाद से लगातार जो है, क्योंकि जिन महिलाओं ने, जिन वादियों ने, वो सारे वादियों ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर चूंकि अब ये अभी तक जो ये मिला था जिन लोगों को कमीशन रिपोर्ट की पक्की नकल ट्रू कॉपी, वो सिर्फ इन 4 महिलाओं को मिला था। इस आधार पे सारे आरोप इन महिलाओं पे आ रहे थे। तो महिलाओं ने अपने डिफेंस में कह सकते हैं कि ये चारों ने महिलाओं अपने अधिवक्ताओं के साथ आज जिला जज का एक प्रार्थना पत्र देकर कि ये सीडी सीलबंद है, मैंने इसको खोला तक नहीं है। इवन बल्कि उनका कहना यहाँ तक था कि इस सीडी को हम अभी कोर्ट परिसर से बाहर ले भी नहीं जा पाए थे कि उसके पहले ही चैनलों पे प्रसारण होने लगा। आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है और कि इस तरह से लीक हो जाती है रिपोर्ट्स। कोर्ट न्यायालय प्रक्रिया, चूंकि इस पूरे मामले पर जिला जज संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को बहुत ही फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने बाकायदा इसके लिए बिल्कुल रामसुंदर, लेकिन वादी महिलाओं की ओर से क्या पक्ष रखा गया है? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि वीडियो को लीक किया गया है। आखिर लीक करने वाला कौन सा पक्ष था? ये न सिर्फ बल्कि इस आंदोलन को चलाने वाले सनातन वैदिक संस्था के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि सीडी कैसे लीक हुई, क्यों हुई और कौन, बल्कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, मतलब इस अभियान को जो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसको ध्यान हटाने के लिए, तोड़ने के लिए लोग कई तरह से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा गंभीर विषय है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो उनका जो आरोप था वो टोटल कुल मिला जुला के था कि आंदोलन को समाप्त करने को लेकर इस तरह से किया जाता। अच्छा, सीडी लीक कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये बड़ा लंबी प्रक्रिया है सीडी लीक है, क्योंकि इतने पोल है इसमें कि कहीं से भी कोई लीक हो सकता है। एक तो पहले शुरू से ही मामला आया था जब अजय मिश्रा कमिश्नर को हटाया गया था, तब उन्होंने एक प्राइवेट कैमरामैन भी रखा था, जिसको लेकर उस कैमरामैन ने बाकायदा पूरा मीडिया में बयान दिया था सब कुछ कि क्या क्या मिला, कैसे हुआ, जिसको ध्यान में रखते हुए एक जो विशेष कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे मिस्टर विशाल सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में आरोप लगाते हुए अजय मिश्रा को हटाने तक की एप्लीकेशन सिविल जज को दी, जिसमें सिविल जज ने उनको हटा भी दिया था। उसके अलावा एक विशेष सहायक और विशेष कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था। तो मामला शुरू से ही कुछ ऐसा चल रहा था जिसको लेकर इस तरह की बातें आई हैं। हाँ, एक बड़ा, क्योंकि अभी सिर्फ 4 इन महिलाओं को छोड़ करके किसी ने भी न्यायालय से ट्रू कॉपी नहीं लिया है, और इनको भी ट्रू कॉपी जो दी गई वो पूरी तरह से सीलबंद लिफाफे में दी गई है। यही कारण है कि इन महिलाओं
ने भी ये नहीं समझ में आया कि आखिरकार ये क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए, अभी यही विवाद चल रहा था कि जो संरचना है वुजुखाने में वो वाकई में शिवलिंग है या फिर फव्वारा। अभी ये तय होना बाकी था। लेकिन दूसरी तरफ एक और विवाद है कि वीडियो लीक कर दिया जाता है। अब इस पर भी सुनवाई होगी कि वीडियो लीक करने वाला कौन था। जी बिल्कुल, शुरू से ही इस मामले में वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, मुस्लिम पक्ष भी आरोप लगाता रहा कि ये मीडिया ट्रायल की वजह से ये मुकदमा प्रभावित हो सकता है, इसलिए पूरी तरह से इसको जो है फुल प्रूफ बनाया जाए, इस पर जिला जज और सिविल जज के यहाँ भी ये प्रार्थना पत्र। अब इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होनी 4 तारीख को बाकी भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सुंदर तमाम जानकारी के लिए। तो 4 जुलाई को अब इस मामले में भी सुनवाई होगी। जिस तरह से वीडियो लीक हुआ, तमाम टीवी चैनल्स में दिखाया गया वीडियो बाकायदा, और देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कड़ी कार्रवाई होती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है कल। तो केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और प्रदेश के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे किस तरह से दिखाया जा सकता है? बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि कल बहुत बड़े 2 कार्यक्रम होंगे, क्योंकि अयोध्या दौरा भी है कल सीएम योगी का। पहले तो वहां का रुख होगा, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके हैं, जिसकी कड़ी में ये देखा जा सकता है कि आज पीएम मोदी शिमला में मौजूद है। वहां पर भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम हुए हैं, वहां पर शिरकत करी, संबोधन भी किया। तो 8 साल की कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करी जा रही। कल इसी कड़ी में लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ में उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष, और कई मंत्री मौजूद होंगे, जो कैबिनेट मंत्री है वो भी मौजूद होंगे। और इस बीच कई सारी जो उपलब्धियां हैं 8 साल की, वो कहीं ना कहीं मीडिया को गिनाई जाएंगी और पब्लिक पर आएंगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी शासित सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री कल जितने भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल संबोधित की जाएगी और सभी मुख्यमंत्री वहां पर संबोधन करेंगे। और पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर ही संबोधन, जितनी भी वार्ता होगी उस पर होगी, और 8 साल में जो केंद्र सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल करी उस पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि विपक्ष ने जिन मुद्दों को इन 8 सालों में रखा था उनमें कितना काम किया गया है, या कहीं ना कहीं मीडिया से रूबरू होने की बात होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज जिस तरह से माहौल बना हुआ था शिमला का, वो देखने लायक था, क्योंकि पीएम मोदी काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कई उपलब्धियां वहां पर गिनाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों से संवाद किया था। उन्होंने ये भी बताया था किसान सम्मान निधि योजना 11वीं किस्त भी जारी की गई है, सम्मान निधि। बिल्कुल, पूरे देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कितने बजे से शुरू होगी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम कल सुबह का अयोध्या रहेगा। अयोध्या से सीधे लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, क्योंकि 12 बजे तक वो अयोध्या में रहेंगे। सुबह 9 बजे उनको निकलना है, क्योंकि वो अभी अहम पूजा होता है। उसके बाद जब लौटेंगे तो 1 से 2 बजे तक करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही जा रही है। टाइम निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कयासी लगाई जा रही है कि 2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा प्रदेश कार्यालय में करेगी या लोक भवन में करेगी। लेकिन वह कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए की जाएगी। और जितने भी भारत में जहां जहां पर भाजपा की सरकार है उन सभी मुख्यमंत्रियों को यह आदेश जारी हुआ है कि सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और 8 साल में जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनाएं। तो ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वर्चुअल संवाद के जरिए गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेटियां स्कूल जा रही हैं, बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोग कन्या सुमंगला योजना का
उनको लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने हर वर्ग का विकास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि हर घर हम पाइप कनेक्शन पहुंचाएंगे। जो जल आपके घर आएगा उसके सामने आरओ का पानी भी फेल हो जाएगा। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन भी होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जुबिन ईरानी एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार का कार्यकाल के दौरान विकास की योजनाओं का खाका खींचा और गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से भी काफी देर तक बातचीत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को गांधी परिवार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता विकास के लिए संघर्ष करती रही है और ये विश्व और ब्रह्मांड में घूम रहे थे। जब वो सांसद यहां से थे, पत्रकार उनके बारे में अटकलें लगाते थे कि वो दिल्ली में है या फिर इटली में। मंत्री स्मृति ईरानी जिला मुख्यालय गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में बोल रही थी और ये सम्मेलन शिमला से पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद के प्रसारण के दौरान था। और बंगलौर में राकेश टिकैत पर हुए हमले और स्याही फेंकने के विरोध में किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। अमरोहा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट गेट पर किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता यहां पर जुटे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने स्याही फेंकने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, मेरा नाम रामपाल सिंह है। क्या संगठन? किसान यूनियन से जो हमारा टिकैत सबूत है उसका जिला अध्यक्ष हूँ अमरोहा से। कलेक्ट्रेट बैठे हैं धरने पे, क्या? और यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर हम इसलिए आए हैं कि कल आपको सबको जानकारी है पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि टिकैत साहब पे जो कर्नाटक में बेंगलुरु है वहाँ पे एक मीटिंग में गए थे। वो मीटिंग के दौरान उन पर जैसी वार्ता चल रही थी, प्रेस वार्ता, तो किसी छचोरे ने, किसी गलत आदमी ने उन पर स्याही फेंक दी, जूता भी फेंका है। तो इस तरह की घटनाएं, एक जो राष्ट्रीय नेता है हमारा, किसान का नेता है, किसानों के मुंह पर कालिक पोती गई है सभी किसानों के। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, रासुका वगैरह लगे उनके मुंह पर। लेकिन ये जो बार बार हमले हो रहे हैं इसकी भी सरकार सुरक्षा की गारंटी ले, Z+ सुरक्षा हमारे टिकैत साहब को मुहैया कराई जाए और ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी दो चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर सीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बाकी किसानों की समस्याएं तो आपको पता ही है बहुत रहती हैं। आज समस्याओं के ऊपर हम नहीं हैं, ना हम समस्याओं के ऊपर कोई आंदोलन कर रहे हैं। आज तो सिर्फ दो ही बातों को लेकर के हमारा ये यहाँ पर एक धरने का रूप ले लिया है, वरना आए तो हम ज्ञापन ही देंगे। किस उद्देश्य से अध्यक्ष जी आज कलेक्ट्रेट पर आपने धरना प्रदर्शन किया है? ये संपूर्ण देश में आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए, जो कल कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो कृत्य घटना की है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है, उसको लेकर हमने आज संपूर्ण प्रदेश में ज्ञापन दिए हैं और आगे से ऐसी घटना ना हो और जिन लोगों ने घटना की है उनको सजा दी जाए और माननीय राकेश टिकैत जी को Z+ की सुरक्षा दी जाए, जिससे आगे से कोई घटना। और बताइए से खबर, जहां खनन के दौरान जेसीबी से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जेसीबी चालक ने ट्रैक्टर चालक की हत्या की है। ट्रैक्टर चालक जेसीबी चालक में मामूली बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। तो ये पूरा मामला उसैद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर सरेली गांव की यह घटना है। जेसीबी चालक ने एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी, एक मामूली सी बात पर कहा सुनी हुई थी। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उसैद के सरेली गांव में दो व्यक्तियों के मध्य ट्रैक्टर में पहले रेत भरने को लेकर विवाद हुआ, जिससे ट्रैक्टर चालक के जेसीबी की आर्म से चोट लग गई, जिनको उपचारार्थ जिला अस्पताल बदायूं लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजन का आरोप है कि जेसीबी चालक द्वारा उनको जानबूझ के चोट पहुंचाई गई है। उनकी तहरीर पर रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र लखनऊ से खबर, बेहतर कानून व्यवस्था देने की कोशिश अब की जा रही है। थानों का औचक निरीक्षण भी हो रहा है। लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन जोरों शोरों में जुटा हुआ है। वहीं बीते दिन कमिश्नर डीके ठाकुर ने तीनों थानों पर औचक निरीक्षण किया। थाना विभूति खंड, थाना चिन्हट और थाना बीबीडी पर लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर ने जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के संबंध में औचक निरीक्षण करते हुए बेहतर पुलिसिंग के दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए थानों में स्थापित की गई महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया और रिमांड पर और जमानत रजिस्टर को अपडेट करते हुए गैंग रजिस्टर में पंजीकृत अपराधियों की क्रियाकलापों को जांच कर कार्रवाई करने को भी कहा है। और बरेली के फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। नेशनल हाईवे के संखा पुल पर यह हादसा हुआ है। आपस में एम्बुलेंस और कंटेनर की टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे के संखा पुल का यह हादसा, जहां पर आपस में एम्बुलेंस और कंटेनर की टक्कर हो गई। लापरवाही और कितने लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।